रहीम। एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हैं। मुल्क के जो भी हालात हैं उसको हम अक्सर सोशल मीडिया में, अखबारात में हम देखते हैं। ये मुल्क जमहूरियत और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद आज सरकार अवाम के फेवर में नहीं है। एक बहुत अच्छा मक़ौला है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अवाम की, अवाम से, अवाम के लिए ये सरकारें बनती हैं, ये हुकूमतें बनती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक जमहूरियत का यही एक कल्चर है। इंडिया में बहुत से डेमोक्रेसीज हैं, बहुत सी अलग अलग किस्म की जमहूरियत है, लेकिन ये मुल्क की जमहूरियत बहुत ही अजीम है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का दस्तूर बहुत ही अच्छा है, स्पेशली मुसलमानों के लिए, पसमानदा तबकात के लिए, ओबीसी के लिए बहुत ही अच्छे हुकूक इसमें दिए गए। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स के ताल्लुक से आम अवाम को भी जानकारी होना जरूरी है। पढ़े लिखे तबके को, एडवोकेट्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को मुकम्मल दस्तूर की जानकारी होना है, लेकिन अनपढ़ को, मजदूर को अपने फंडामेंटल राइट्स की भी नॉलेज होना जरूरी है। जिस तरीके से कुरान के पूरे आयतें, पूरे सूरे उलमा इकराम को, हुफ़ाज़ को, तलबा को, खुतबा को, ये हजरात को होती है, लेकिन आम अवाम को ये 4 सूरे तो मालूम होना चाहिए, फराइज़ का तो इल्म होना चाहिए। इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के बारे में आम मजदूर को, आम शहरी को भी मालूम होना चाहिए। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो पाक पानी का इंतजाम करे, बुनियादी तालीम का इंतजाम करे, हेल्थ का इंतजाम करे, रास्ते का इंतजाम करे, जॉब का इंतजाम करे, छत का इंतजाम करे, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई भी हुकूमत बने, किसी भी नाम से वो हुकूमत बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, एमएलए बने, ये उसकी जिम्मेदारी है। जिसकी जिम्मेदारी होती है उसी से वो सवाल भी करना चाहिए। लेकिन ये आम अवाम को नहीं मालूम होने की वजह से आम अवाम एक एमएलए से, एक काउंसलर से, एक मिनिस्टर से, एक सरकार से जो मुतालिबा करना चाहिए वो तो नहीं करते। ऐसे ऐसे मुतालिबात करते हैं जिस पर हमें कभी कभी शर्म भी आती है। एक जगह ऐसा ही सफर हुआ, मस्जिद में थोड़ा फूल पड़े हुए थे, नमाज पढ़ने हम गए थे, तो मौजन साहब से पूछे हमें क्या है ये फूल वगैरह है, क्या है, किसी का निकाह हुआ, क्या हुआ? नहीं, अभी यजमान आपको गए सो, वो यजमान को मस्जिद में फूल का हार डाले हैं, उनकी इज्जत अफजाई करके भेजे। हमें पूछे ठीक है, फूल के पैसे भी तुम्हारे, इज्जत भी तुम्हें दिए, बोलो तुमने क्या दिया? नहीं नहीं नहीं, हमें पूरा पक्का, हमें कमेटी वाले पूरे बैठ को ये पूरे पुराने हसीरा निकाल को नए हसीरा दिला लोगों को हमें बोल को। तब हमें बोले हजरत को, हजरत ये तो हमारा कोई मुसलमान भी दिला सकता है, हम भी दिला सकते थे, लेकिन आप एक एमएलए से क्या पूछना चाहिए था? एमएलए आपको कहीं से हजरत? नहीं, हमें छोटे इतना कैसा पूछना हजरत, उससे पूछे नहीं, हमने क्या जरूरत थी वो पूछे। मस्जिद को हसीरा दिला को, हमारे ईदगाह में टोपी पहन लगा को बैठ को, हमारे खानदान का वलीमा खाले को जाको, ये लोग ये समझते कि हमने सियासत का पूरा हक अदा कर दिया।
टू बी रिजर्वेशन ये हमारा राइट है। और इलेक्शन कैंपेन में कहा गया था कि हम आपको पहली कैबिनेट मीटिंग में टू बी रिजर्वेशन भी देंगे, हिजाब का मसला भी हल करेंगे, 10,000 करोड़ रुपए रिजर्वेशन, ये क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी बजट भी देंगे। इलेक्शन के दिन में जो बातें होती हैं, कैंपेन में जो बातें होती हैं, चटपटी बातें, उसको समझना और उसकी ग्रेविटी को कैलकुलेट करके एक प्रेशर टैक्टिक्स के साथ डिमांड्स को बाकी रखना, ये उन्हीं हजरात की जिम्मेदारी है जो इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करते हैं, वोट को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अवाम भी, हमायदीन भी, जिम्मेदार भी वक्ती तौर पर सियासत में हिस्सा लेते हैं। इसलिए 24 आवर्स सियासती बातें करना, उसके ऊपर डिमांड्स को बाकी रखना, ये बहुत ही मुजाहिदे का काम है। अक्सर उलमा इकराम, हमायदीन, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़ा लिखा तबका, नमाजी, हाजी, ये हजरात सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते। अक्सर वो ये कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि सियासत एक गंदी चीज है, इसमें झूठ है, इसमें फरेब है, इसमें टोपियां उछाली जाती हैं, इसमें गद्दारी की जाती है। ये समझकर सियासत में हम हजरात, जो अच्छे हजरात हैं, ये इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन क्या आपको मालूम भी है कि सियासत आप में कितना इंटरेस्ट लेती है? हम इंटरेस्ट लें या ना लें, सियासत हमारी दाढ़ी में इंटरेस्ट लेती है, हमारी टोपी में इंटरेस्ट लेती है, हमारी बच्चियों के स्कार्फ के ऊपर इंटरेस्ट लेती है, हमारी तालीमी निसाब क्या होना चाहिए उसमें उनको इंटरेस्ट है, हमारे मदरसों की क्या हालत है उसमें उनको इंटरेस्ट है, हमारे तलाक के मामले में उनको इंटरेस्ट है, निकाह के मामले में उनको इंटरेस्ट है, अजान 2 मिनट की होती है उसमें भी उनको इंटरेस्ट है, उसके वॉल्यूम में भी उनको इंटरेस्ट है। हम कौन से मुल्क में जीते हैं, और वो मुल्क के दस्तूर में, कानून में और वहां की सियासत में अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फिर सियासत हमारे अंदर इंटरेस्ट लेते लेते कहां तक पहुंच चुकी है। बेंगलुरु के जो हालात हैं फिल वक्त, इतने खतरनाक हालात हैं। सुबह 4 बजे 10-15 बुलडोजर आके उनके पास खड़ेंगे, पूरा मोहल्ला तहस नहस कर देंगे, कोई नोटिस नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अब उनकी हालत ऐसी है कि वो ठंड से बचेंगे क्या, सर पर साया होगा, खाएंगे क्या करेंगे? जवान बच्चियां हैं, कभी जिंदगी में उन्होंने बेपर्दगी नहीं की। उनके घर की हालत क्या है अब तक किसी को नहीं मालूम था। खिड़कियों से भी कुछ ना कुछ नजर नहीं आता था, दरवाजों से भी नजर नहीं आता था। लेकिन आज पूरा खाका उनका बाहर है, इज्जतों से खेला जा रहा है। ये तमाम चीजें इसलिए हुआ कि हमने सियासत में इंटरेस्ट नहीं लिया। आजादी के बाद यह फैसला लिया गया कि हमें सियासी इख्तिदार से ज्यादा हमें जो है दूसरों के साथ मिलके हमें सियासी कुव्वत बनाना, अपनी फिक्र नहीं की गई। उसका यह भी एक मकसद था कि उस वक्त में हमारी तालीमी हालत बहुत कमजोर थी, समाजी हालत भी बहुत कमजोर थी, और हिंदू मुस्लिम तफरीक का भी एक मामला था। तो वो मामलों से उलझे हुए रहने की वजह से एक बड़े सब्जेक्ट को एड्रेस करने में हमने देरी की। उसका नुकसान ये हुआ कि आज नुमाइंदों की तादाद, रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद नहीं के बराबर है। पार्लियामेंट में कर्नाटका के मुस्लिम्स को एड्रेस करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला तकरीबन 15-20 साल से कोई नहीं है, और आइंदा भी 15-20 साल में कौन आएगा, कहां से आएगा और किसके रहमो करम पर आएगा, और आने के बाद वो बात भी करेगा या नहीं करेगा, नहीं मालूम। मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब तलाक के बारे में अलग अलग सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा उबूर रखते थे, बहुत ज्यादा कमेंट था उनका। अक्सर उनके आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं। कांग्रेस से एमपी बने,
एमपी बनने के बाद जब तलाक का मामला पार्लियामेंट में चर्चे को आया, तब आप कांग्रेस के हाई कमांड से मशवरा किए कि मुझे 1-2-3 मिनट बात करने का मौका देना चाहिए। दुनिया भर में मशहूर वो सब्जेक्ट के स्कॉलर पार्लियामेंट में ऑलरेडी वो मौजूद हैं और बात करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना हाई कमांड उनको इजाजत नहीं देता। ये खुद बात मौलाना इसरारुल कासमी ने अखबारात के जरिए से बाहर प्रचार किया था। मौलाना आज नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, लेकिन उनकी जो फिक्रें थी, उनका जो तजुर्बा था, वो दूसरी नस्ल को, तीसरी नस्ल को ट्रांसफर होना चाहिए था। दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल को ट्रांसफर करने के लिए अगर वो नियत भी करते तो उनके पास बाअदब बैठकर सीखने वाले कौन थे, प्रैक्टिस करने वाले कौन थे? ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां ही उसके साथ स्ट्रेटजी बनाने वाले, डाटा कलेक्ट करके देने वाले हमारे ही तो लोग हैं। गुज़िश्ता 2023 में जो उलमा इकराम के जबान से ये निकाला गया कि आप फलानी पार्टी को देना है, फलानी पार्टी को हराना है, ये नाम लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी बना के दिया गया मौलाना उलमा इकराम को कि आप सिर्फ ये बताएं कि मुत्तहिद होकर वोट करें। फिर ये बताया गया ज्यादा से ज्यादा वोट करें। फिर ये बताया गया कि दुश्मन को हराएं। कितना आसान है। मुत्तहिद की भी बात हो गई, ज्यादा से ज्यादा वोट करने की भी बात हो गई, और फिर दुश्मन को हराने की भी बात हो गई। ये हमारे जिम्मेदारों के मुंह से बार बार मेंबर और मेहराब से बोलवाया गया, और फिर बावजू बैठ के सुनने के बाद अमल करना तो जरूरी है। वही हुआ। 98% वोट एक जगह ट्रांसफर हुआ। बहुत अच्छी बात है, दुश्मन हारा। लेकिन हर 5 साल में एक मर्तबा ये 2 प्रॉब्लम तो हमारे सॉल्व होना है। हम एमएलए बने ना बने, एमपी बने ना बने, कोई जीते कोई हारे, हर 5 साल में 2 बड़े बड़े अगर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते चले गए तो फिर ये इलेक्शन का कुछ फायदा है। लेकिन यहां ये हो रहा है, पक्की सरकारें बनने के बावजूद, सेक्युलर सरकारें बनने के बावजूद, सिद्धरामैया जैसा एक सीएम बनने के बावजूद हमारा 2B रिजर्वेशन का मामला टेबल भी नहीं होता, हिजाब का मसला भी नहीं आता, 10,000 करोड़ रुपए रिजर्वेशन भी नहीं, हमें घर भी नहीं, जॉब भी नहीं। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन अब आते आते घर के ऊपर, सर के ऊपर छत भी नहीं। हमारे डॉक्यूमेंट्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। बेंगलुरु के अंदर आके अपोजिशन बोलता है कि यहां पर बांग्लादेशी, बड़ा मजाक है। दादा की खबर इधर, बाबा की खबर इधर, परदादा की खबर इधर, पूरा खानदान इधर, फिर हमारे को ये बताया जा रहा है। और कहीं से भी आवाज नहीं आती, अपोजिशन नहीं होता, एजिटेशन नहीं होता। फिर ये बोला जाता है कि वो बीडीए की जगह है, वो जीबीए की जगह है, किसी की भी जगह होने दो, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक डिसिप्लिन होता है। वो प्रोसीजर और डिसिप्लिन सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों खिलवाड़ होती है? इसका मतलब यह है, जो कौम सियासी तौर पर खुद मुख्तार होगी, वो कौम की इज्जत होगी, उसके लिबास की इज्जत होगी, उसके रस्म रिवाज की इज्जत होगी, उसके भाषा और कल्चर की भी इज्जत होगी। जो समाज सियासी तौर पर गुलाम हो जाता है, वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसे फुटबॉल की तरह खेला जाएगा, उसके सामने उस कौम के जनाजे उठाए जाएंगे, टोपियां उछाली जाएंगी, इतना कमजोर हो जाएगा, इतना उसे डरा के रखा जाएगा, इतने उसके ऊपर केसेस बुक किए जाएंगे, फिर वो कुछ भी सोच नहीं सकता। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 20 रियासतों में ये प्रोग्राम्स के जरिए से, आउटरीच के जरिए से ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ इलेक्शन ही को आप सियासत ना समझे।
बहुत से हजरात सियासत बोलते ही वो ये समझते हैं कि इलेक्शन है, वोटिंग करना है। नहीं, और एसडीपीआई सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। पार्टियां सिर्फ वोट पर तवज्जो देती हैं और तहरीक वोटर्स के हुकूक के ऊपर तवज्जो देती है। हम जीतेंगे, हारेंगे, वोट लेंगे, नहीं लेंगे, कम लेंगे, अरेस्ट होंगे, कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन सामने जो सब्जेक्ट है, इतने हजारों के लाखों के शहरी और ये शहरियों के हुकूक और उनके ऊपर होने वाले मुजालिम और उससे बाहर आने का मैकेनिज्म, ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। हम मुत्तहिद तो हैं, लेकिन जब सियासी मामला आता है तो हम मुत्तहिद नहीं हैं। हालांकि डेमोक्रेसी का ये कल्चर है कि अलग अलग मौके पर तो हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी एतबार से क़ियादत को बनाने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए हमें मुत्तहिद होना है। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। मस्जिद में तो एक के साथ खड़ेंगे हम, लेकिन जैसे ही सलाम फेरेंगे उसके बाद से हमारा इख्तिलाफ शुरू होता है। हालांकि वहां से हमारा इत्तेहाद शुरू होना था। भूख का मामला, जॉब का मामला, तालीम का मामला, हॉस्पिटल का मामला, रास्तों का मामला, ट्रांसपोर्टेशन का मामला, जेलों का मामला, इसमें इख्तिलाफ किस बात की? अपने मोहल्ले के रोड बनाने के लिए मुत्तहिद क्यों नहीं होते? अपने मोहल्ले के तमाम घरों में पाक पानी का इंतजाम करने के लिए मुत्तहिद क्यों नहीं होते? हमारे मोहल्ले के नौजवानों को जॉब देने के लिए हम मुत्तहिद नहीं होते? एक मर्तबा इलेक्शन आता है, 5 साल तक दुश्मनियों का जहर फैला के चला जाता है। 5, 10, 20 हजार रुपए के लिए नौजवान कभी उधर काम करता है, कभी इधर काम करता है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद पूरे कैंडिडेट्स एक हो जाते हैं, लेकिन ये टेबल डालने वाले, फ्लेक्स डालने वाले जनाजे अटेंड नहीं करते। ये जो तरबियत है, ये जो उनके अंदर करप्शन है, ये हम और आपको करना है। अलग अलग पार्टियों की इजाजत है, रह सकते हैं, पार्टियों में रहना कोई गलत बात नहीं है, अलग अलग वोट कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का रेस्पेक्ट हो, और कौन ज्यादा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन हो, और कौन काम नहीं कर रहा है उसे सवाल हो, उसे क्वेश्चन हो। यही तो डेमोक्रेसी का उसूल है। आप देखते हैं एनआरसी के नाम पर एक काला कानून आया था। यह कानून इतना खतरनाक था कि मुझे और आपको सिटीजनशिप साबित करना पड़ता था। इसके लिए बहुत से हजरात अपने पेपर्स को इकट्ठा करने में, जेरॉक्स कराने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में, एफिडेविट बनाने में बहुत ज्यादा लग गए थे। औरतों ने बहुत ही दिलेरी के साथ शाहीन बाग को सजाया था और उन्होंने सुक्की रोटियां और दाल खा के 1 साल तक एहतजाज को खड़ा किया। मर्दों ने भी धीरे धीरे उनका साथ दिया। कितने ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो उस वक्त में काम किया था, आज भी जेलों में। मुट्ठी भर लोग जेल को जाना पड़ेगा, मुट्ठी भर लोग शहीद होना पड़ेगा, मुट्ठी भर लोगों के धंधे कारोबार गारत हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले में एक जिंदा समाज खड़े हो सकता है। और वो समाज को खड़ा करना तमाम के लिए कफारा से ज्यादा अहमियत रखता है। क्या इस मुल्क में कोई एक्सीडेंट में नहीं मरता, हार्ट अटैक में नहीं मरता? क्या जिना करके, चोरी करके लोग जेलों को नहीं जा रहे? अरे वैसे जाने से तो बेहतर है समाज को बनाते बनाते कभी शहीद भी हो जाए, कभी जख्मी भी हो जाए, कभी बदनाम भी हो जाए, कभी जेलों को भी चले जाए, कभी धंधा कारोबार भी गारत हो जाए, लेकिन एक तरफ से तो नुकसान बराबर है और समाज एक तरफ से बिगड़ता जा रहा है। दुश्मन इतना मक्कार है कि हमारे टैलेंटेड लोगों को, यहां तक के टैलेंट रखने वाली लड़कियों को भी प्राइवेट कंपनियों के जरिए से इस्तेमाल करके छोटा मोटा उनको अलाउंस देके अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है। इलेक्शन के दिनों में हमारे ही खानदान के 3-4 लड़कियां जो आईटी पढ़ रही थी, खरीब के
इलेक्शन से 2-3 महीने पहले पढ़ी लिखी लड़कियां एक एजेंसी के लिए काम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। जब हम देखते हैं तो वो वोटर लिस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। हम पूछ रहे आप तो इलेक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन वो लड़कियों को समझाया गया है कि ये किसी प्राइवेट कंपनी के लिए आप डाटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं। उसमें पाशा लिखे हुए लिस्ट अलग बन रही थी, अब्दुल की लिस्ट अलग बन रही थी, बेग की लिस्ट अलग बन रही थी। मतलब क्या है, हमारे लड़के लड़कियां भी प्राइवेट कंपनियों में जॉब के नाम पर अपनी ही कौम के खिलाफ डाटा एनालिसिस करके दे रही है। मालूम नहीं पड़ रहा है, ये सब समझाने की चीजें हैं। तो एनआरसी के मामले में ये जो शाहीन बाग, बिलाल बाग बनाए थे, उस वक्त में औरतों के मुजाहिदे की वजह से, तमाम अवाम मुत्तहिद होने की वजह से, तंजीमों पार्टियों से ऊपर उठ के एक इत्तेहादी मुजाहिरे की वजह से एनआरसी पीछे गया। लेकिन ये एनआरसी जो पीछे गया है, उसकी तकलीफ ये फैसिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये मामले को और थोड़ा तोल दिया जाए और थोड़ा मजबूत किया जाए। तो अभी शॉर्टली आपको SIR के नाम से एक बहुत ही साजिशी एतबार से बहुत तकलीफदा चीज आपके सामने है। इंटेंसिव रिवीजन ये हर साल होने वाली चीज है, हर 10 साल में होने वाली चीज है। इसमें 4 चीजें होती हैं। ये वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करने के लिए 4 चीजों का इसमें ख्याल रखा जाता है। एक चीज, जो इंतकाल हो गया है उनका नाम निकाला जाता है, और जो बच्चा या बच्ची 18 साल हो गए हैं उनका नाम इंक्लूड किया जाता है। बकिया और 2 चीजें हैं। उसमें से एक चीज ये है कि जिस वोटर के 2 जगह नाम रजिस्टर है, उनको एक जगह से निकाल के एक जगह डाला जाता है। और एक चौथा, एक जगह से अपने नाम को निकाल के दूसरी जगह अगर मुंतकिल होना चाहते हैं तो उसकी आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये 4 चीजें हैं इंटेंसिव रिवीजन की। इंटेंसिव रिवीजन करना बहुत जरूरी है, अब तक होते हुआ आया है और हम तमाम को उसका सपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ एक चीज जोड़ी है, वो स्पेशल। ये स्पेशल जो है बहुत खतरनाक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलकर सिर्फ 2001 में एक असेंबली के अंदर बहुत ज्यादा वोटर्स के अंदर परेशानी आने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दिया था 2001 में, सिर्फ एक असेंबली के अंदर। उसका तरीका ये होता है कि पूरे वोटर्स के कार्ड को फ्रीज कर दिया जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वोटर लिस्ट से तमाम वोटर्स को बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं, वो कंडीशंस की बुनियाद पर एक एक को अंदर डाला जाता है। इसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में करने की एक कोशिश हो रही है। बिहार में हुआ, आसाम में हुआ, तकरीबन 12 स्टेट्स के अंदर यह इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंप्लीट हुआ है। अब ये कर्नाटका में आ रहा है। कर्नाटका में अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन इसका मैपिंग का काम शुरू हो गया है। BLOs घर को आना शुरू हो गए। यहां पर इंटेंसिव रिवीजन के 2003 के गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस कोर्ट में क्वेश्चन हुए कि आपके क्या गाइडलाइंस लाई है, तो कोर्ट को 2003 के गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बैकग्राउंड में हम वो गाइडलाइंस पेश कर रहे हैं, मतलब उसका फॉलो कर रहे हैं बोल के कोर्ट को बोले। तो कोर्ट ने पूछा वो गाइडलाइंस लाओ, तो वो बोलते हैं कि वो गाइडलाइंस नहीं है, या गाइडलाइंस देने के लिए टाइम चाहिए, या गाइडलाइंस गुम हो गए। इस तरीके की एक मक्कारी। अब सवाल ये है, हम 10 साल से वोट दे रहे, तो आज मेरे पास ID कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है और फिर आधार कार्ड भी है, तो फिर मेरा नाम क्यों निकाला जा रहा है?
बाहर क्यों निकाला जा रहा है? ये इसलिए निकाला जा रहा है कि बीजेपी के पास इलेक्शन को हमेशा जीतने का ये एक ही बेहतरीन रास्ता है। हमेशा हिंद पाक बोल के जीता नहीं जा सकता, हिंदू मुस्लिम बोल के जीता नहीं जा सकता, मसांड और खबरस्तान बोल के जीता नहीं जा सकता। हमेशा पावर में बाकी रहने के लिए ये एक साजिश भी है। हमेशा सरकारें इलेक्शन कमीशन से अलग रहती है, मीडिया को सरकार से अलग रखा जाता है, सरकार को क्वेश्चन करने ही के लिए मीडिया को तैयार किया जाता है। लेकिन आज का मामला यह है कि सरकार के फेवर में मीडिया बात करती है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन सरकार के अंडर में नहीं आता। सरकार अलग चीज है, इलेक्शन कमीशन अलग चीज है। लेकिन यहां पर सरकार और इलेक्शन कमीशन मिली भगत के साथ कुछ प्रोग्राम बनाए हैं और इसी तरीके से कोर्ट और सरकार का कोई मिलाप नहीं होता। कोर्ट अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। लेकिन आप देखते हैं कोर्ट से इंसाफ नहीं आ रहा है, फैसले आ रहे हैं। फैसला अलग चीज है, इंसाफ अलग चीज है। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। इसलिए एसडीपीआई और बहुत सी ऐसी लाइक माइंडेड पार्टियां और अंजुमने एसआईआर को रिजेक्ट करती, एसआईआर को पसंद नहीं करती, एसआईआर से इख्तिलाफ रखती। लेकिन अगर हमारा रिजेक्ट करना और इख्तिलाफ करना उतना मजबूत नहीं रहा तो फिर बीएलओ के जरिए से हमारे पास एसआईआर घर तक आ जाएगा। जब घर को आएंगे बीएलओस तो दो बार आएंगे। एक मर्तबा एनुमरेशन फॉर्म देने के लिए आएंगे, दूसरा एनुमरेशन फॉर्म फिल हुआ वापस लेके जाने के लिए आएंगे। जब वो एनुमरेशन फॉर्म आपको देंगे तो एक एक वोटर का अलग अलग देंगे और जब आपको देने के वक्त में अगर आपका दरवाजा बंद है और पड़ोसी चूंकि आपसे 3 दिन पहले ही लड़ा हुआ है, किसी मामले में झगड़ा हुआ है, अगर वो पड़ोसी ये बताए कि नहीं कहां पड़े ही मालूम नहीं बोले तो फिर आपका नाम डाउटफुल में डाला जा सकता है। और आपको 2002 की वोटर लिस्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा। थोड़े स्टेट्स में 2003 के डाटा लिया गया है, कर्नाटका में 2002 का वोटर लिस्ट लिंक किया जाएगा। लिंक किसे कहते हैं? पुरानी 2002 की वोटर लिस्ट को और आज की 2025 लिस्ट को टैली करके अगर वहां भी आपका नाम है और यहां भी आपका नाम है तो आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, उस वक्त में बहुत ज्यादा सियासी बेदारी नहीं थी, बहुत से लोग उसमें एनरोल नहीं किए थे। अक्सर लड़कियां जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, वो किसी ससुराल में नहीं चले जाते, तब तक इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स की तरफ उतनी तवज्जो नहीं रहती। और कम उम्र की लड़कियां हमारी एज बाहर जाएगी, बेपर्दगी होगी, फिर वोट देना पड़ेगा और वो वोटर लिस्ट सबके हाथों में रहेगा, इस किस्म की सोच की वजह से भी अक्सर लोग वो मामलात में उतना दिलचस्पी नहीं लेते। 2002 में जो हजरात का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको बहुत ज्यादा इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपका 2002 में नाम है और 2025 में भी नाम है तो आपको इत्मीनान की सांस ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं, याद रखिए 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको आपके पैदाइश का डेट और प्लेस ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से साबित करना पड़ेगा। तकरीबन 11-12 डॉक्यूमेंट्स है, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में से किसी न किसी डॉक्यूमेंट के जरिए से आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है। माइक बहुत खराब है वे। अगर आप
जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए और 2 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही है, साथ में अम्मी का या अब्बा का, दो में से एक का आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको एक तो अब्बा का भी दिखाना है, अम्मी का भी दिखाना है और आपका भी दिखाना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने का तरीका है, डॉक्यूमेंट्स पूछने का जो तरीका है और किस तरीके से स्क्रूटनी की जा रही है, इसमें अगर प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन सियासी मामलात में कितनी मक्कारी होती है और हर एमएलए, हर एमपी, हर काउंसलर जो जीतना चाहता है उसे मालूम है कि कहां के वोट उसे नहीं मिलेंगे, तो वहां के वोटर्स को खराब करने के लिए, डी वोटर बनाने के लिए बीएलओस को करप्शन के जरिए से इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक मर्तबा डी वोटर की लिस्ट में आ जाएंगे तो वहां से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बीएलओ की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब तक कि आप डी वोटर की लिस्ट में नहीं आते तब तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि आपको एज ए वोटर संभाल के रखें। जैसे ही डी वोटर की, डाउटफुल वोटर की लिस्ट में आप आ जाएंगे तो वहां से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं है, डीसी की जिम्मेदारी नहीं है, तहसीलदार की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करें डॉक्यूमेंट्स ले जाकर डीसी के पास कि आप यहां के वोटर हैं। एक वोटर को साबित करने के लिए डीसी के ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। कितने लोगों को डीसी ऑफिस मालूम है? अच्छा, आप ऑफिस के पास जाएंगे तो क्या आपको वेलकम किया जाएगा? वो बोलेगा तो नहीं साहब बिजी हैं, सुबह आ जाओ, परसों आ जाओ, इतवार को आ जाओ, पीर को आ जाओ। अगर उनका दिमाग अच्छा नहीं है, आपको सताना ही मकसद बना लेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उसके अलावा डॉक्यूमेंट आपसे पूछे जाएंगे। ये एक बहुत ही गलत तरीके से डी वोटर बनाकर परेशान करने का सिलसिला शुरू होने वाला है। और जो हजरात डी वोटर लिस्ट में आ जाएंगे उनको इनडायरेक्टली घुसपैठी कहा जाएगा। और इसके साथ साथ आइंदा दिनों में एनआरसी के लेवल में यह डॉक्यूमेंट को अप्रोच किया जाएगा, टैली किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट है, आधार से लिंक करने का ऑर्डर आ गया, आपका पैसा है, आप निकाल नहीं सकते जब तक कि आप आधार से लिंक नहीं करते। इसी मर्तबा, इस मर्तबा के वोटर लिस्ट को 2002 की वोटर लिस्ट के साथ लिंक किया जा रहा है। तो आइंदा दिनों में 2026 की वोटर लिस्ट के साथ क्या क्या लिंक किया जाएगा, एनआरसी का मामला भी लिंक हो सकता है। और जो हजरात एनआरसी में फेल होते हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। डिटेंशन सेंटर किसको कहते हैं? वहां पर आपको पीने के लिए पाक पानी, खाने के लिए सरकारी खाना, बैठने के लिए एक चेयर, आराम करने चाहते हैं तो आपको तकिया और नहली, और वॉशरूम जाना चाहते हैं तो एक बाथरूम। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक आजाद जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिस तरीके से 6 महीने 7 महीने के लिए कोई जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसकी हालत क्या रहती है, वही हालत डिटेंशन सेंटर की है। बाहर आप नहीं जा सकते, हॉस्पिटल से बाहर आप नहीं जा सकते। यहां पर एसआईआर के ताल्लुक से इतना खतरनाक सोच क्यों है? ऑलरेडी बिहार में और आसाम में ये एसआईआर कंप्लीट होने के बाद गुजरात में, बिहार में 70 लाख वोटर्स को डी वोटर्स बनाया गया है। एक वोटर नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 70 लाख। अब वो 70 लाख लोगों का परेड डेली डीसी ऑफिस को जाना, उसे बनाने की कोशिश करना, जेरॉक्स करना, एफिडेविट बनाना, अम्मी का डॉक्यूमेंट लाओ, अब्बा का डॉक्यूमेंट लाओ, बीवी का डॉक्यूमेंट लाओ, बेटी का लाओ। ये जो तरीका है, ये जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में रौडियों का परेड होता है, चोर और डाकुओं का परेड होता है,
इस तरीके से महज़िब तरीके से आपका परेड डीसी ऑफिस के पास कराया जाएगा। उस वक्त में कोई किसी का पार्टी का नहीं रहेगा, कोई मजहब वहां पर काम नहीं आएगा। सवाल यह है एसआईआर को इतना डरावनी तरीके से यह मामला क्यों किया जा रहा है? अगर 300-400 नॉन वोटर्स हैं तो उनको तलाश करने के लिए एप्लीकेशंस बहुत से हैं, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, कितने ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं आप तलाश कर सकते हैं। किसी का इंतकाल हो गया है तो डेथ सर्टिफिकेट को आप डालो, फिल्टर होके आ जाएगा। अगर कोई डुप्लीकेट हुआ है सेम एड्रेस पे, सेम नाम पे, सेम बर्थ डेट ऑफ बर्थ में, तो वो एप्लीकेशन के जरिए से आपका फिल्टर होके आ जाएगा। इतने एडवांस एप्लीकेशंस होने के बावजूद, इतना जमाना साइंटिफिक होने के बावजूद, ये पूरे वोटर्स को बाहर डाल के एक एक वोटर को अंदर डालना, फिर डॉक्यूमेंटेशन को डिमांड करना, ये एक मजाक है। कोर्ट के जरिए से ये सवाल किया गया कि ये आप क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट ज्यादा हम पूछ रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है बोलकर कंफ्यूज करके डिले टैक्टिक्स में चले गए। मतलब यह है कोर्ट भी उतना सीरियस नहीं लिया है। अभी अवाम की अदालत है, उसे तय करना पड़ेगा कि इस मामले से हम कैसे बाहर आए। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर डरने से ज्यादा डटे रहने की जरूरत है। जो भी बीएलओस आपके पास आएंगे वो बीएलओस के साथ बात करना, जानकारी के साथ बात करना, महज़िब तरीके से उसको अप्रोच करना, अपना मामला होने के बाद अपने खानदान का, अड़ोस पड़ोस का, जो भी डी वोटर को जाने से पहले का मामला है, वो मामले को हम आपस में वॉलंटरी सर्विस देते हुए हल करना। मस्जिद कमेटियां, दरगाह कमेटियां, अंजुमने, किसी को भी जाया होने से बचाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। वोटर लिस्ट में अक्सर ये कोशिश होती है कि मेरे पास तो आईडी कार्ड है, मैं ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वोटर कार्ड फ्रीज हो रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम थे, ठीक है, 2002 में नहीं है तो फिर वो प्रोसीजर नहीं चलेगा। ये नया जो मैं प्रोसीजर आपको बताया वो प्रोसीजर चलेगा। इसके लिए 11-12 डॉक्यूमेंट्स हैं। वो 11-12 डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो कम से कम एफिडेविट आप दे सकते हैं। ऑप्शंस तो हैं, लेकिन क्या एक एफिडेविट बनाने के लिए उतना आसान है? पूरा डिटेल देने के बाद वो टाइप करेगा, टाइप करने के बाद वो नोटरी होगा, उसके लिए 500-600 रुपये खर्च होंगे। अक्सर हमारा मजदूर तबका धूप में खड़े रहना, वो एफिडेविट कराना, फिर एक दिन रजा डाल के फिर दूसरे दिन जाके ऑफिस में खड़े रहना, उसके लिए कौन तैयार होता है? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, मैं इलेक्शन में भी जाता नहीं, मुझे वोटर लिस्ट नहीं तो भी परवाह नहीं। ऐसी सोच वाले भी बहुत है। लेकिन आइंदा दिनों में हर लिंक वोटर लिस्ट से अगर कर दिया जाए तो आप कितनी बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। ये जो मामलात हैं, ये इतने संगीन मामलात हैं कि मुल्क का मुसलमान तमाम मामलात को बाजू रख के चंद महीनों के लिए इस पर तवज्जो देना जरूरी है। पढ़ा लिखा तबका, अनपढ़ तबका, शहर में रहने वाला, देहात में रहने वाला, औरतें, नौजवान और बड़े, सबकी जिम्मेदारी है। और ये मामला ऐसा है, बीएलओ जब आपके घर को आएगा तो अक्सर औरतें रहती हैं, उन्होंने जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की थैली ले लग जाके उनके हाथ में दे देते हैं। उसमें घर के कागजात भी होते हैं, उसमें पासपोर्ट भी होता है, आपका कोई अग्रीमेंट भी होता है। आप एनआरसी के मामले में, सीए के मामले में और फिर एसआईआर के बारे में इतना खौफजदा है कि आप वो इम्तिहान से कामयाब होने के लिए आप पूरी आपकी कमजोरी उनके हवाले कर देंगे। और बीएलओ जो आएंगे वो कितनी अच्छी नीयत से आएंगे, कितना उसका गलत फायदा वो उठा सकते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स की अगर एक फोटो भी पकड़ लेंगे तो कमजोरी को लेकर वो कितना इंतशार फैलाएंगे। तो ये तमाम चीजों को रखते हुए एसडीपीआई ने ये इरादा किया है कि पूरे मोहल्ले के, गली के, खानदान के नौजवानों को साथ में लेकर अपनी अपनी गलियों को, अपने अपने फैमिलीज को वॉलंटरी सर्विस देना है। वॉलंटरी सर्विस का मतलब यह है
कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक मर्तबा दो मर्तबा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे। और तीसरा, एक एक घर में एक एक वोटर के पास उसमें से जो भी ऑप्शनल है उसको सही तरीके से लिंक कराएं। लिंक कराने का प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक के जरिए से आप बहुत बड़े इम्तिहान से बाहर आ सकते हैं। अभी अभी 2002 की लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप में से कितने लोग अभी तक लिंक कराए हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताएं मुझे। 2002 का कितने लोग लिंक कराए? आप लिंक कराए। तो लिंक कराने के बाद क्या हमारी जिम्मेदारी कम हुई या ज्यादा हुई? जो हजरात का लिंक हो गया, अब उनकी जिम्मेदारी क्या है? अपने पोतरे की फिक्र करें। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो मुसल्लियों की फिक्र करें, वो मस्जिद के इमाम साहब की फिक्र करें, अपने मोहल्ले के अपने गली के नौजवानों की फिक्र करें। आप बुजुर्ग हैं और आप 4 नौजवानों को लेके अगर वो मोटिवेट करेंगे तो वो 10 घरों की कम से कम जिम्मेदारी निभाएंगे। ये मामला बहुत खतरनाक है कि मेरा तो हो गया और मैं खामोश हो गया, मैं किसी को बोलता भी नहीं, किसी को पूछता भी नहीं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हमारे पास है। तो आज जरूरत इस बात की है कि एसआईआर के मामले में डरना नहीं है, डटे रहना है। और दूसरी चीज, बीएलओस जो भी आएंगे वो अगर आप चालाक हैं तो उनका अप्रोच अलग रहेगा, अगर आप चालाक नहीं है, गाफिल है, तो वो 5,000, 10,000, 20,000 रुपये के लिए अलग अलग काम कर सकते हैं। इलेक्शन के दिनों में किस तरीके से काम होते हैं आपको मालूम है। पैसे के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, थ्रेट के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां ये चाहती हैं कि सिर्फ 5 साल में एक मर्तबा इलेक्शन हो, म्युनिसिपालिटी का भी उसी में हो, जिला पंचायत का भी उसी में हो, एमएलए एमपी का भी एक ही मर्तबा हो। एक ही मर्तबा अगर इलेक्शन होगा तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को एक एक वोटर के लिए 2-2 लाख रुपए दे के भी वोट कराने में उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये बार बार वोट कराना, बार बार इलेक्शन कराना, नए नए अपील लेके जाना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। इसलिए उनका एक तरीका है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक मुल्क एक इलेक्शन। एक मुल्क का मतलब तमाम के निके एक ही सर्टिफिकेट के साथ होंगे, तमाम के रस्म और रिवाज एक रहेंगे। इस तरीके से नहीं हो सकता। ये मुल्क बड़ा मुल्क है। गुलिस्तान उसी वक्त में कहते हैं जब हजारों किस्म के वहां पर फूल हो। एक ही रकम के अगर फूल हैं तो उसे गुलिस्तान नहीं कहते। तो ये जो डेमोक्रेसी है इसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, देहाती भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा को भी नहीं मानते, बहुत से लोग पत्थरों को मानते हैं, बहुत से लोग सांप और गाय को मानते हैं। सबको इजाजत है, लेकिन वन नेशन नहीं चल सकता। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो ये मुल्क को बाबा साहब अंबेडकर का मुल्क ही बनाए रखना है, इसको गांधी जी ही का मुल्क बनाए रखना है, इसको शहीद टीपू सुल्तान ही का मुल्क बना के रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही का ये मुल्क बन के रखना है, और यहाँ पर जो औलिया इकराम है उन्हीं का ये मुल्क होना चाहिए। लेकिन अगर इसको जाफरानी रंग दे दिया गया तो आइंदा दिनों में बहुत बड़ी तकलीफ होगी। मेरी तो और आपकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, हजारों साल तो हमें यही रहना है। अजाने तो इसी मीनारों से हमें सुनना है, इन्हीं कब्रिस्तानों को हमें जाना है। तो ऐसे वक्त में एसआईआर के मामले में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही हिम्मत के साथ हमें इसे आगे लेके चलना है। बहुत से हजरात डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से गफलत इस एतबार से भी करते हैं कि अगर अब्बा का नाम पूछेंगे तो आप अब्बा का इंतकाल हो गए, आप वो डेथ सर्टिफिकेट हैं, उसे दादा का बोल वालों भी बोल को बोलाते। लिखाने में अक्सर क्या होता है, ससुर को भी कभी कभी अब्बा बोलती। तो ये अब्बा अब्बा में बहुत बड़ा फर्क है। डेट ऑफ बर्थ में महीने की जगह साल, साल की जगह डेट बोल देंगे तब भी आप परेशानी में आएंगे। और कभी कभी प्लेस ऑफ बर्थ बोलने में मुलबागल और कोलार अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप जनरली बोलेंगे तो फिर परेशानी। बहुत सी हमारी लड़कियां शादी होने के बाद दूसरे स्टेट को, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, दूसरे असेंबली को ट्रांसफर होकर रहती, तो वो भी वहां के हिसाब से डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, उनके माँ बाप के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा।
बहुत से ससुराल वाले अगर एक दिन दो दिन अपनी अम्मी अब्बा के यहाँ जाने के लिए इजाजत पूछे तो उनको देना चाहिए, उनके ऊपर रहम करना चाहिए। जिद्दा जिद्दी करेंगे, बार बार नहीं भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स में खराबी आएगी और उसका नुकसान पूरी उम्मत को होगा। और इसी तरीके से पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे जो हजरात हैं, अपने क्लिनिक के पास, मस्जिद के पास, अलग अलग जगह पर एक सर्विस सेंटर डाले ताकि कोई भी आके आपसे मशवरा करे, आपसे मालूमात हासिल करे, ताकि इत्मीनान के साथ उनकी वोटर लिस्ट बन सके। वोटर लिस्ट बनने के बाद डी वोटर्स को नोटिस इश्यू किया जाएगा, लेकिन वो नोटिस आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी मालूम नहीं है। ऑफिसर सिर्फ इतना कह रहा है कि हमने नोटिस इश्यू कर दिया। वो किसको दे के गया? हमारे मजदूर तबका, अनपढ़ तबका ये बोलता है कि हमारे को नोटिस नहीं मिली, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने नोटिस दे दिया। ये तमाम चीजें मक्कारी के साथ की जाएगी ताकि डी वोटर्स की लिस्ट बड़ी की जाए। अक्सर ये जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये कौन है? क्या मेरी और आपके जान पहचान के लोग हैं? और उनका लिंक किसके साथ है? कौन उनको एजुकेट करके भेज रहा है? कौन उनको मॉनिटर कर रहा है? ये सब मालूम नहीं है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां वोट चोरी के एतबार से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की है, अच्छे तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट को उठाया है, लेकिन वो सब्जेक्ट मीडिया की हद तक है, गली और मोहल्ले की हद तक अवाम को मालूम नहीं है। तो इसलिए मीडिया की बातों पर, व्हाट्सएप की बातों पर भरोसा करके ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा बात करने की बजाय हर फर्द को इंडिविजुअली बात करना, उनके डॉक्यूमेंट सही करना बहुत जरूरी है। इसमें यह भी एक बात है, ये रियल एस्टेट करने वाले मक्कार लोग, एक एक साइट दो दो जगह बेचने वाले लोग, SIR के नाम पर गरीबों के घरों को आ रहे हैं, घरों के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और फिर उसमें थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं। अक्सर डॉक्यूमेंट्स थोड़ा कमजोर रहते, वो कमजोरी का फायदा उठाकर यतीमों को, बेवाओं को, मुफलिसों को नुकसान पहुंचाना ये बहुत ही गलती है। और ऐसे लोगों से, गुंडों से, रियल एस्टेट के माफिया से बचाने के लिए भी हमारे वॉलंटियर्स को गली लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर बेदार होना जरूरी है। पढ़ा लिखा तबका बहुत सा पर्दे में रहता है। पर्दे में रहने वाले औरतों के लिए, पर्दे में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़कियां अगर वॉलंटियर सर्विस करना शुरू करें तो उनका भी एक बहुत बड़ा मामला हल हो सकता है। अक्सर BLOs जब आएंगी घर पर तो वो सबसे पहले ये पूछेगी कि आप कब से हैं इधर। अक्सर मजदूरों का मामला ये है कि 15 साल से रहते हैं लेकिन अग्रीमेंट नहीं बना के रखते, रेंटल एग्रीमेंट उनके पास नहीं रहता, और दादा के नाम से घर रहता है, अपने नाम से नहीं रहता। मीटर किसके की नाम से है, पानी किसके की नाम से है, गाड़ी किसके की नाम से है। ये हमारी कौम का एक मजबूरी है। दूसरी कौमों में ऐसा नहीं रहता, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन पक्का रहता है, जॉब की वजह से या एक साइट की वजह से या उनके निकाहनामा के रजिस्ट्रेशन की वजह से उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है 80% उनका मजबूत है। लेकिन हमारे यहाँ बात पर भरोसा है, नियतों पर भरोसा है, इसलिए पेपर वर्क पर ज्यादा हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन मुल्क किस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से माहौल के तहत हम भी थोड़ा बहुत डेवलप होना जरूरी है। जिस तरीके से कोविड का एक माहौल आया था, एक मकौला बना था कि मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, हर जगह, चाहे मस्जिद हो, चाहे बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, हर कौम ने उसका पालन किया। इसी तरीके से SIR के मामले में एक तो हमें डरना नहीं है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से मजबूत करना है, और तीसरा राइट एंड लेफ्ट, जिसे पड़ोसी कहते हैं, जिसे फैमिली कहते हैं, उसको खाली पूछना नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, क्या भाई तुम्हारा होगा क्या? ओ मेरा तो होगा, तुम्हारा ओ होगा, ठीक है जागा। तो ये तरीका छेड़खानी से ज्यादा गलत है। आप अगर पूछ रहे हैं तो इत्मीनान से टाइम लें, पूरी नॉलेज दें और अमानतदारी के साथ उसका पेपर कंप्लीट करें। और BLOs के साथ BLA, बूथ लेवल असिस्टेंट के नाम पर पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को और सियासी पार्टी के जो भी वर्कर्स होते हैं उनको अटैच करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है। तो उस एतबार से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ NGOs, उसके वॉलंटियर्स भी इस काम में
हाथ बटा सकती है। और ये वक्त ज्यादा वेस्ट करने का नहीं है। एसआईआर के बारे में अक्सर नौजवानों को मालूम नहीं है, पढ़ा लिखा तबका भी गाफिल है, घरों की औरतों में तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले के गाइडलाइंस के मुताबिक इसके लिए तकरीबन 70 पर 5, 70 पर 6 दिन देने का उनके लिए प्रैक्टिकल एक मैकेनिज्म है, रोड मैप है। लेकिन बीएलओस के ऊपर इतना बर्डन है, वो अभी से काम शुरू किए हैं और बहुत जल्दी वो काम से निमट जाना चाहते हैं। जो उनको समझ में नहीं आता वो फौरन अपने मातहत में नहीं रखते, क्योंकि इनके मातहत में रहेगा तो इनको रेगुलर वो घरों का फॉलोअप करने की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। तो फौरन ये उठा के डीसी को दे देंगे कि ये नॉट रीचेबल, नॉट अवेलेबल। नॉट रीचेबल, नॉट अवेलेबल की लिस्ट को लेकर डीसी क्या करेगा, डाउटफुल में तब्दील कर देगा। वहां से परेशानियां ज्यादा हो जाती है। इसलिए डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, मजबूताई के साथ, चालाकी के साथ, हिकमत के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एसआईआर के इस इम्तिहान से हमें बाहर आना है। एक चीज तो हमें इसको रिजेक्ट इसलिए करना है, अगर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो आइंदा आने वाले कानून भी उसी नहज पे आएंगे। तो इसलिए आइंदा आने वाले खतरात से बचने के लिए अभी से ऐसे अवाम मुखालिफ कानून और पॉलिसी के खिलाफ हम आवाज उठाना है। हम एसआईआर को रिजेक्ट करने का ऐलान करना है, चर्चा करना है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुखालिफत करना है। लेकिन बीएलओ अगर आपके घर तक आ जाए, आपके खानदान तक आ जाए, आपके मोहल्ले तक आ जाए, तो आप उसको अच्छे तरीके से कोऑपरेट करना है, डॉक्यूमेंटेशन देना है। आप सक्सेस होने के बाद एक एक फर्द के बारे में मुतवज्जा होना है। ये करते हुए थोड़ा बहुत आपका वक्त जाया होगा, पैसा जाया होगा, ड्यूटी में, जॉब में फर्क पड़ेगा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। फिर भी आपको तवज्जो तो इसी पर देना है, क्योंकि ये मामला आज आपको नहीं सताएगा, आइंदा दिनों में आपको बहुत परेशान कर सकता है। यहां तक के पासपोर्ट को भी टैली करने के लिए बोला जाएगा, लिंक करने के लिए बोला जाएगा, सरकारी स्कीमों को भी लिंक करने के लिए बोला जाएगा। बेंगलुरु के अंदर जो भी ये जो फकीर लेआउट और तनीसंद्रा का मामला है, वहां पर 5-5 साल, 10-10 साल से वहां पर होते हुए, उनके पास 4-5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनको वहां का शहरी करार नहीं दिया जा रहा है। मीडिया भी उनके खिलाफ बात करता है, अपोजिशन भी उनके खिलाफ बात करता है। इस तरीके से हमारे घरों के खिलाफ, हमारी औरतों के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ कोई सियासी फायदा ना उठाए, कोई सियासी साजिश ना हो। उसका बेहतरीन इलाज ये है कि हम प्रिकॉशंस को इख्तियार करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, डॉक्यूमेंटेशन में मजबूताई लाएं और कभी भी इख्तिलाफी मसाइल को इससे ना जोड़ें, गैर सियासी बन के हिकमत के साथ आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कोलार के पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी डी वोटर नहीं रहेगा, एक भी घुसपैठी के नाम से नहीं सताया जाएगा। ऐसा एक ओत लेकर, ऐसी एक जिम्मेदारी लेकर हम यहाँ से जाना है और फिर ये बात को, ये सब्जेक्ट को अवाम तक, खानदानों तक, दोस्त अहबाब तक पहुंचाने की एक जिम्मेदारी भी हमारी है। और फिर हमारे लिए ये भी एक जिम्मेदारी है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट का काम मुकम्मल हो जाता है तो हम खरियों और देहात की तरफ भी रुख करें और फोन के जरिए से अपने रिश्तेदार जो आपके कांटेक्ट में हैं उनको भी इस बात की इत्तला करें। खामोशी ही हमें दफन कर देती है, खामोश ना रहें। एक तो एसआईआर की मुखालिफत करें और दूसरा डट कर इस इम्तिहान में कामयाब होने की कोशिश करें। शुक्रिया।